ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना और अपनी शिक्षा ग्रहण करना और उसके बाद में अमेरिका तक का सफ़र तय करना, वो भी एक इंजीनियर के रूप में। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं सूरज जी बिश्नोई, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर किस प्रकार संघर्ष किया और किस प्रकार अमेरिका तक का सफ़र तय किया, वो सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जीवन आध्यात्म से भी जुड़ा रहा है, किस प्रकार इनके जीवन के अंदर और विदेश के अंदर रहते हुए इन्होंने इस आध्यात्म और विज्ञान दोनों का एक मेल जो स्थापित करके एक जॉब हासिल किया है, उस सारे सफ़र को तय करेंगे। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सूरज जी, अपने गांव में बचपन का माहौल और किस प्रकार आप जो है अपने जो सपने थे उनको अपने जीवन के अंदर आपने कैसे क्या उतारा, कैसा जीवन रहा आपका शुरुआती दौर के अंदर गाँव में? शुरुआती दौर में मेरा जीवन एक साधारण बच्चे का होता है वैसा ही था। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो सबसे पहला श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि इस बच्चे को शिक्षा दिलाई जाए और उसके लिए उन्होंने भी बहुत संघर्ष करा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा और फिर गांव से जोधपुर की ओर आए शिक्षा के लिए ही। और फिर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर में ही हुई और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। शिक्षा में मेरी शुरू से रुचि थी और जो मेरा सर्कल था, जो आजू बाजू के मित्र मिले बचपन से मुझे, या जो जिन लोगों के भी मैं संपर्क में आया, वो सब आप कह लो कि पढ़ने वाले ही थे और सबकी शिक्षा में रुचि थी। और मेरे बचपन के मित्र जो पहली कक्षा से मेरे साथ पढ़े, वो आज भी मेरे संपर्क में हैं और अच्छी खासी बात होती है। वो सारे लोग भी बहुत सफल और बहुत अच्छी जगह पोस्टेड हैं, नौकरी कर रहे हैं, मुलाकात होती है। कुछ मेरे मित्र जोधपुर के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। तो ऐसा रहा प्रारंभिक मेरा। और बचपन में हम 4 भाई बहन थे, मैं भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ और शुरू से गाइडेंस रही। और पढ़ने के लिए कभी किसी को मेरे ऊपर फोर्स नहीं करना पड़ा कि आपको पढ़ना ही है। मेरी खुद की रुचि थी पढ़ने में, तो पढ़ाई से हमेशा लगाव रहा। और आज जो भी मुकाम हासिल किया है जहाँ पे भी है, वो सब शिक्षा की वजह से ही है। बहुत सुंदर। क्या कभी लगा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि आपके सपनों के रास्ते का रुकावट बन सकती है? ग्रामीण पृष्ठभूमि सपनों में रुकावट तो नहीं बनी, पर थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती है। जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनको शुरू में बच्चों को गाइडेंस नहीं होती है कि उनको हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में, बट सही दिशा ना होने की वजह से वो शायद जो मुकाम हासिल कर सकता है वो ना कर पाए। तो मेरे लिए ये एक अच्छी बात थी कि जो भी मेरा सर्कल था, तो मुझे हमेशा से गाइडेंस थी। कठिनाई ये की आती है कि कोई बच्चा मान लो कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, बट उसको पता नहीं है कि वो अच्छा कर सकता है, और किसी के कहने पे या कोई ग्रामीण से कोई दूसरी फील्ड में गया, वो उस बच्चे को कहते कि तू ये कर, तो शायद वो जो कर सकता है उस फील्ड में वहाँ ना जाके वो एक गलत रास्ता चुन ले, तो वो एक कठिनाई है। बाकी मेरे केस में कोई ज़्यादा कठिनाइयों का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा था बचपन में कि मैं इस प्रकार अमेरिका में जाऊंगा, मुझे जॉब मिलेगा, ऐसा कोई सपना देखा था? अमेरिका जाने का सपना नहीं देखा था, बट हाँ, जब से थोड़ी समझ हुई कि 5th 6th 7th पढ़ाई करने के बाद जब लगता है कि आगे अब 10th आएगी 12th आएगी तो क्या करना है, ये मेरा पक्का था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से ही करनी है। ये शुरू से मेरा संकल्प। अच्छा, शुरू से लक्ष्य? हाँ, मैंने कभी किसी और फील्ड के बारे में नहीं, और ये मुझे किसी ने बताया भी नहीं। पर जैसे जैसे पढ़ाई करते गए और थोड़ी थोड़ी समझ आती गई, बड़ी क्लास में गए, तो मतलब 9th में मुझे पक्का पता चल गया था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ही करनी है। तो उसके लिए फिर तैयारी करी, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी। आप जो है धार्मिक माहौल में पले पड़े हो, और इस माहौल में होने का आपके जीवन में निर्णयों पर क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ता है कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो सबको पता है कि दुनिया में एक ही ऐसी कम्युनिटी है जिसने पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोई भी ऐसा नहीं होगा, अपने घर परिवार वालों के लिए भी कोई जान नहीं देता, 2 बार सोचता है। किसी को किडनी की जरूरत पड़ जाती है तो लोग छुपते घूमते। हाँ, लोग नहीं देते। पर मैं ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ कि वो धार्मिक होने के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल भी है। अगर आप बिश्नोई जाति के 29 नियम देखो, अगर उन नियमों को कोई भी फॉलो करेगा, कोई भी पालन करेगा उन नियमों का, तो वो आदमी स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर उन 29 नियमों को कोई पालन करेगा, जैसे उसमें बहुत सारे और भी हैं, बट
उस इंसान से सारा समाज प्रेम करेगा, क्योंकि वो 29 नियम अपने आप में ही एक इंसान को इतना सुंदर और अद्भुत बना देते हैं कि सारा जहां आपसे प्रेम करने लगेगा। क्या आप जिस हिसाब से धार्मिक आस्थाओं में भी रखते हैं और अपने समाज के नियमों का भी बहुत मतलब जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हमारे जो नियम हैं 29 वो एक अपने आप में विज्ञान है जी। तो क्या कभी विज्ञान और आस्था के बीच टकराव महसूस हुआ, खास करके विदेश में जब आप रहते? विज्ञान और आस्था में टकराव नहीं हुआ। देखा जाए तो ये दोनों एक ही है। आस्था जो आध्यात्मिकता है वो भी एक विज्ञान ही है। जैसे अगर आप मेडिटेशन के बारे में पढ़ें या मेडिटेशन को जाने, वो भी अपने आप में एक साइंस है। जो मेडिटेशन करता है उसे पता है कि मेडिटेशन करने के बाद क्या अनुभव होता है। योगा है, योगा इतनी सुंदर चीज़ है कि अगर कोई इंसान योगा को अपने जीवन में लाता है तो वो हॉस्पिटल को पूरी लाइफ लॉन्ग दूर कर देगा। पर अभी ऐसा है कि लोग हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। आजकल का जीवन ही ऐसा है, भाग दौड़ वाला, लोगों को नहीं टाइम मिल पाता है। पर मेरी गुजारिश रहेगी सबसे कि अगर आपको आध्यात्मिकता जाननी है तो आप थोड़ा सा योगा करना शुरू करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करोगे आपको भगवान दिख जाएगा। आपको एक जगह 5 मिनट बैठना है। और जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा शायद दिमाग में इतने ख्याल नहीं आ रहे। जब आप ये सोच के बैठोगे कि मुझे मेडिटेशन करना है तो हज़ारों विचार आपके दिमाग में क्रॉस करेंगे, आप रोक नहीं पाओगे उनको। तो वही ध्यान है। आप बैठो, उन विचारों को आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। ये मत सोचो कि मुझे उन्हें रोकना है। रोकने का सोचोगे तो और ज़्यादा आएंगे दिमाग में। तो आप 5-10 मिनट बैठोगे और 5-10 दिन ऐसे इस प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको इंटरनली इतना अच्छा फील होगा। जो कहते हैं ना कि अपने अंदर 7 चक्रा होते हैं कि तीसरी आँख खुल गई। वो तीसरी आँख ध्यान से ही खुलती है और कोई भी रास्ता नहीं है वो तीसरी आँख खोलने का। और इंसान बहुत सरल हो जाता है। कोई बहुत गुस्सेल है तो उसको गुस्सा आना कम हो जाएगा, कोई चिड़चिड़ा तो चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। इंसान का चेहरा देख के पता चल जाता है कि ये ध्यान और योगा करता है। वो अपने आप में इतना मगन रहता है कि फिर बाहरी दुनिया उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। और मेरा बताऊँ तो आध्यात्मिकता में मेरी रुचि शुरू से थी। जैसा मैंने बताया, इंजीनियरिंग के बाद मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ मध्य प्रदेश में। अच्छा। ट्रक और स्कॉर्पियो आमने सामने भिड़ गई थी। तो मैं गाड़ी में था और सामने से ट्रक आई तो मेरे पास ड्राइवर थे, वो चला रहे थे। स्वाभाविक है कि कोई गाड़ी सामने से आती है, जो ड्राइवर चला रहा होता है वो हमेशा ऐसे थोड़ा खुद को बचाने की कोशिश करता है। और वो सिंगल रोड थी तो उसने ऐसे गाड़ी ऐसे करी तो ट्रक पूरी मेरे पे आ गई पूरी। तो उसमें मेरा ये हिप जॉइंट पूरा बिखर के बाहर आ गया। जो ये अपना कुल्ला होता है, जो ये पूरा फट के ऐसे बाहर ही आ गया, बिखर गया। अच्छा, पूरा निकल गया बाहर। इधर मेरे 70 टाँके स्टिच लगे हुए। 70? हाँ। अब मेरी बॉडी देखोगे तो लगभग हर हिस्से पे कहीं ना कहीं आपको चोट का निशान दिखेगा। तो ये हुआ था 2009 में। 5-10 दिन तो पता नहीं मतलब कौन हॉस्पिटल ले गया, कौन लेके आया। और फिर धीरे धीरे रिकवर होना शुरू करा। तो डॉक्टर ने मुझे बीच में एक बात बोली कि अब आप जीवन में कभी चल नहीं पाओगे। तो उस समय मेरी इंजीनियरिंग वगैरह पूरी हो गई थी, एकदम स्वस्थ। और मतलब उस लाइन ने मेरा जीवन ही बदल दिया। क्योंकि मैं रात भर लेटा हॉस्पिटल में बेड पे यही सोचता रहा कि अब आगे का जीवन कैसा होगा। जो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जीवन में कभी चल नहीं पाओगे जब आपकी उम्र 21-22। सीधा आपको डॉक्टर ने सीधा बोल दिया? हाँ। और मुझे उस समय ये भी नहीं पता था हिप जॉइंट किसे कहते हैं। तो मैं बोला कि सर मेरे हुआ क्या है। तो बोले कि आपका हिप जॉइंट ये पूरा डिसलोकेट होकर टूट गया है। तब मुझे पता चला कि कूल्हे के जोड़ को हिप जॉइंट कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये भी एक बॉडी पार्ट होता है। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा कब तक ठीक होगा। तो उसका जवाब था डॉक्टर का कि आप अब शायद चल नहीं पाओगे। तो फिर मैंने प्रण करा कि इस डॉक्टर को गलत प्रूव करना है। क्योंकि जब आप इतनी मुश्किल से पढ़ लिखे इंजीनियर बने हो और अब आपका जीवन आगे का नौकरी करना या जो भी सपने देखे और कोई आपको कह दे कि अब आप बेड पे ही लेटे रहोगे, तो मतलब वो बहुत मेरे को हिट हुई। फिर थोड़े दिन मैं एडमिट रहा, फिर घर आया। काफ़ी समय लग गया, 1-2 साल लग गया मेरे को चलने में। बहुत मेजर एक्सीडेंट था। तब से फिर जब मैं बेड रेस्ट पे था तो मैंने थोड़ा बहुत योगा, ध्यान, मेडिटेशन और शिव भक्ति में मेरी आस्था पहले भी थी और फिर बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने शिव पुराण वगैरह पढ़ी, गीता पढ़ी और योगा के बारे में और डीपली जाना।
तो लेटे लेटे फिर मैं जो भी दवाई खाता था वो मैंने खानी बंद कर दी और एक दिन मैं खड़ा हो गया 17-18 महीने बाद। अच्छा, 18 महीने तक बेड में रहे? हाँ, तो अब सब जगह से टूटे हुए तो थे ही थे, तो लगा कि खड़ा होकर ज़्यादा से ज़्यादा एक आध और टूट जाएगी हड्डी, पर धीरे धीरे चलने लगा मैं हॉकी स्टिक लेके। और फिर मैं वापस उस डॉक्टर के पास में भी गया 6-7 महीने बाद। अच्छा, चल के गए? हाँ, मैं खुद। तो वो आप मानोगे नहीं, वो ऐसे डॉक्टर के रूम में मेंटर करते हैं, डॉक्टर अंदर बैठे थे, तो मैंने जाके उनको विश वगैरह करा, तो वो एकदम से उछल के अपनी सीट से खड़े हो गए कि बोले तुझे किसने ला के खड़ा करा इधर? तो मैंने कहा सर मैं चल के ही आया हूँ, पर हॉकी स्टिक लेके चलता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने सारे स्टाफ वगैरह को बुलाया, मिलवाया कि इस बच्चे की विल पावर बहुत अच्छी है। तब से फिर मैंने ये ट्रैकिंग और हाइकिंग शुरू करी, खुद से ही घूमना शुरू किया। हाँ, खुद से ही मैंने प्रण लिया कि मैं इतना पैदल चलूँगा कि जिसकी दोनों टांगें सही है वो भी इतना नहीं चला होगा। तो मैं 5 साल चंडीगढ़ था, तो हर फ्राइडे से मंडे आप मेरे को पहाड़ों में ही पाओगे। लगभग जितने भी भोलेनाथ के बड़े मंदिर है ऊंचाई पे, दुनिया का सबसे कठिन ट्रैक, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, दुनिया का सबसे दुर्गम ट्रैक वाला शिव मंदिर, पंच केदार, पंच कैलाश, सारे मंदिर, मतलब जितने भी ट्रैक करे मैंने, भोले के ठिकाने, एंड में भोले का ठिकाना ही। और ये सब जो टैटू आप देख रहे हो ये भी सब एक ट्रैक करके आता था। अगर अच्छा, वापस आ गए निशानी वापस की, हाँ, अगर कोई कठिन ट्रैक पे गए और कि वापस आ गया तो फिर मैं एक बनवाऊंगा, तो वापस आने पे बनवाता था। हाँ। ऐसा, तो तब से आस्था जागी। और भगवान में आस्था सबको रखनी चाहिए। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई पावर कहता है, प्रकृति ही भगवान है। मेरा कहना है कि प्रकृति को बचाना चाहिए और प्रकृति की पूजा करो, इस ब्रह्मांड से प्रेम करो, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। मतलब ये आस्था कहीं ना कहीं आपके जीवन के संघर्ष को संभालने के अंदर सार्थक बनी? हाँ, वो इंसान को बहुत सरल बनाती है, शांत बनाती है। और आस्था मेरे लिए ही नहीं, मैं कहता हूँ कि सबको आस्था रखनी चाहिए, जो भी अपने अपने कुल देवी देवताओं को मानते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं। किसी को नहीं मानते तो प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ों से प्रेम करो। पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर अभी आपको मैं बोलूँ कि 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया को ऑक्सीजन खरीद के सांस लेनी पड़ेगी, ये पेड़ों पे बटन होता है कि अब बंद कर दो, तो कितना कठिन हो जाता जीवन। पर ये सरल चीज़ें लोग सोचते नहीं हैं। तो यही भगवान है, इन्हीं में ही आस्था है। और प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ मैं, जानवरों से बहुत प्रेम करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ठीक है। तो मतलब उससे आप लगातार जुड़े रहे? हाँ जी। आपके गांव में आपने शिक्षा और फिर जो है आपका जॉब ज्वाइन करने और अमेरिका जाने तक का जो संघर्ष है वो किस प्रकार चुनौती? स्कूलिंग के बाद फिर मैंने जयपुर से इंजीनियरिंग करी, जैसा मैंने बताया। शुरू में थोड़ी कठिनाई आई, और जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई थी उस समय भारत में बहुत ज़बरदस्त रिसेशन भी चल रहा था, 2008-9 की बात है। उस समय मतलब जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ पता है, मेरे सीनियर जो कॉलेज के थे वो सामने से पैसे दे के जॉब ज्वाइन करे कंपनी को, कि हम हर महीने आपको पैसे देंगे और हमको जॉब एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि वो समय ही कठिन था, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये एक टाइम था। धीरे धीरे फिर सर्च करना शुरू करा, फिर 1 जॉब करी, 2 जॉब करी, फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी डिमांड में है। जैसे अभी AI का ज़माना है, ML, साइबर सिक्योरिटी, जैसे जैसे धीरे धीरे फिर थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का था। तो अब IT में मूव होने के लिए आपको थोड़ी कोडिंग भी आना चाहिए, आना भी जरूरी है। हाँ, तो डेटाबेस वगैरह का नॉलेज था, फिर थोड़ी कोडिंग सीखी। और फिर एक टेक्नोलॉजी होती है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी, और वो सीखने में मुझे लगा कि मैं सीख सकता हूँ ये। और फिर मेरे जो सीनियर्स थे या गुरु कह लो, तो जो भी कंपनी में मुझे मिले, काफ़ी अच्छे मिले, मित्र रूपी, तो थोड़ा उन्होंने सिखाया। फिर सीखते US जाने का सबसे पहला 2019 में आया मेरे पास चांस, पर उस समय मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, हार्ट पेशेंट है वो, और उनकी सर्जरी हुई थी। तो मैंने मना कर दिया था उस कंपनी में कि मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर अभी ऊपर वाले की दया से वो ठीक है। और इस बार जब दूसरी बार मौका मिला तो माता पिता से पूछ के ही गया मैं, ऐसा नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ के गया या पूछा नहीं, उनका ही सहयोग है। उन्होंने बोला कि तुम जाओ, जो करना चाहते हो अपने सपने पूरे करो। तो फिर इस बार मैं गया। आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयाँ सारी आपने झेली हैं? हाँ, कह सकते हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आर्थिक शुरुआत में, हाँ, आर्थिक स्थिति, उनका कैसे सामना किया?
सामना आर्थिक स्थिति का तो ऐसा है कि जब आर्थिक कठिनाइयाँ थी उस समय तो हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो इसका तो श्रेय पूरा माता पिता को ही जाता है। जैसा भी उन्होंने करा या जिस प्रकार से उन्होंने उन कठिनाइयों को झेला और हमारी शिक्षा पूरी करवाई, तो उसके लिए तो उनको नमन है। मानसिक कठिनाई ये थी कि जब, जैसा मैंने बताया कि अब आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए और आपका एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर साहब को कह देते हैं कि आप कभी चल नहीं पाओगे, तो वो सबसे बड़ा मानसिक धक्का था मेरे लिए। पर वहीं पे ही आध्यात्मिकता भी काम आई, भगवान में आस्था ऊपर वाले में काम आई, भरोसा काम आया खुद के ऊपर। तो उस मानसिकता से भी निकले बाहर और धीरे धीरे सफ़र तय करा जीवन का। इन पूरे संघर्ष के अंदर कभी ऐसा समय आया कि अब तो हार गए, थक गए? हाँ, जब एक्सीडेंट जब हुआ था तो जो शुरू के 2-4-6 महीने थे, उसमें एक बार को मैं सच में लगा था कि मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और बहुत ही बुरी तरीके से शरीर में टूट भाग हो गई है। तो उस समय एक बार के लिए लगा था कि शायद अगर मैं नहीं चल पाया तो क्या करूँगा। पर इस सवाल का जवाब मुझे उस समय भी नहीं मिला और मैं आज भी सोचता हूँ तो इस सवाल का जवाब मुझे आज भी नहीं है कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं क्या करता बेड पे लेटने के अलावा। तो उस सवाल का जवाब मुझे आज भी नहीं मिला है। हाँ, पर उससे पार पा ली, थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ा सा योगा पे ध्यान दिया और थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा रखा, तो खुद पे भरोसा रखा, तो हो गया। ये पूरी शिक्षा के अंदर जो आपने सफ़र बताया, उसके अंदर आपका अमेरिका का रास्ता कैसे बना था? अमेरिका का रास्ता ऐसे बना कि जिस डोमेन पे मैं काम करता हूँ, EDI कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और वो US हेल्थ केयर और US के सप्लाई चेन डोमेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। भारत में भी यूज़ होता है पर इतना नहीं होता है, वहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और ये बहुत ही निश टेक्नोलॉजी है कि बहुत कम लोगों को पता है। अभी जैसे कई बार मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी मिलते हैं मित्र, और उनको भी बताता हूँ कि मैं EDI में करता हूँ, तो उनको भी नहीं पता है क्योंकि ये कॉलेज स्कूल में तो पढ़ाई जाती है। अच्छा, इसका पढ़ाई नहीं है? इसका कोई कॉलेज स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं है। मतलब जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी, हाँ, उसमें आप काम कर रहे हैं? हाँ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है। इसके आजू बाजू कोडिंग भी होती है, डेटाबेस भी होता है, डैशबोर्ड्स भी होते हैं, टैब्लू भी होता है। जितनी IT फील्ड में जितनी टेक्नोलॉजी हो, सब इसके इर्द गिर्द घूमती है और बीच में ये है। तो जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हॉस्पिटल में हम जाते हैं, तो यहाँ पे तो हम सीधा हॉस्पिटल में इंडिया में जाएंगे, एक स्लिप कटाएंगे और वो बोलेंगे कि उस रूम में जाओ, डॉक्टर से मिल लो। US हेल्थ केयर में ऐसा नहीं होता। US हेल्थ केयर में पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वहाँ पे हर इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। अच्छा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो 5 रुपये का इलाज 5000 का होगा। हाँ। इतना महंगा है। तो वहाँ हर इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। हाँ। तो आप जाओगे हॉस्पिटल में तो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। सब ऑटोमेटेड होता है विदिन सेकंड्स कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। इंश्योरेंस है तो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो ये सब बैकग्राउंड में चलता है। EDI एक फाइल फॉर्मेट होता है, दिखाऊंगा मैं कभी लैपटॉप में आपको कैसा होता है। ऐसे समझाना या मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मतलब हर व्यक्ति का डाटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस अंदर सेव होता है। हाँ, जैसे पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल इलाज करता है, फिर हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो हॉस्पिटल ने इलाज करा, जैसे अपना इंश्योरेंस वाला कैशलेस वगैरह नहीं होता उस टाइप से, तो वो पैसा पेयर देता है उसका। तो इन सब का फाइल फॉर्मेट होता है 837, 834, 810। हर प्रोसेस को नाम दिया गया और उस प्रोसेस का जो भी प्रोसेस का डेटा होता है पेशेंट का, हॉस्पिटल का, वो सब उस फाइल में होता है। तो ये विदिन सेकंड चलता है। तो इसमें एरर्स, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई मैनुअल इंटरवेंशन आदमी नहीं चाहिए इसमें, पेपर नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, और बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। और US के अंदर मतलब ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। सप्लाई चेन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस टेक्नोलॉजी में काम करते करते 1-2 मैंने कंपनी ज्वाइन करी अच्छी, फिर 5 साल मैंने चंडीगढ़ काम करा। वो कंपनी भी बहुत उम्दा कंपनी है और उस कंपनी के थ्रू 2019 में भी मुझे जाने का मौका मिला, पर मैं नहीं जा पाया पिताजी की तबीयत ख़राब होने के कारण। फिर एक और कंपनी चेंज करी और उसमें भी सेम टूल टेक्नोलॉजी पे काम होता है। तो उस कंपनी ने मौका दिया मुझे कि आप जाना चाहते हो। तो मैंने घर पे बात करी कि ऐसा ऐसा है। तो माता पिता बोले कि चलो पिछली बार नहीं जा पाए तो इस बार जाओ, और ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। तो फिर कंपनी के थ्रू गया मैं। H1B वीज़ा प्रोसेस करती है कंपनी। H1B की अवधि होती है 6 साल की। तो 6 साल का वो वीज़ा होता है। और सेम ही कंपनी का हेड ऑफिस US में भी है जहाँ मैं रहता हूँ, मिशिगन ट्रॉय। तो उस कंपनी के थ्रू गया मैं। जब विदेश के लिए तैयारी होती है तो परिवार के लिए एक होता है कि भाई कब वापस लौटेंगे। शादी हो जाती है तो वो संघर्ष और बढ़ जाता है कि बच्चे हैं, परिवार है। आपकी शादी
यूएस जाने से पहले हो गई थी? हाँ जी। आपने शादी क्या इंटरकास्ट मैरिज की या? नहीं, मैंने शादी अपनी कास्ट में ही करी है, जहाँ मेरे माता पिता ने करवाई है। और मेरे जो ससुर जी थे वो मेरे पिताजी के बहुत ही अजीज़ मित्र थे, तो वो मित्रता फिर सगे संबंधी में बदल गई और जहाँ घर वालों ने रिश्ता करा वहीं करी। एक क्वेश्चन मैं जो इसे हटके पूछना चाहूँगा, जो सफ़र विदेश में गए तो वहाँ पे जो शादी का सिस्टम है ये वो सब कुछ देखा, तो आपने जो इंडिया में परिवार और परिवार के द्वारा रिश्ता किया, तो कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे मनपसंद शादी करनी चाहिए थी, या ऐसा कभी कुछ लगा, महसूस हुआ? नहीं, देखो वहाँ का मैं आपको बताऊँ ना, चाहे लोग वहाँ जाते हैं बोलते हैं ऐसा है वैसा है, पर एक चीज़ सत्य है, वहाँ अपनापन बिल्कुल नहीं है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। जैसे मेरे पड़ोस में यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। वहाँ पे आप 1 साल तक एक घर में रह लो, पर आप ये नहीं बता पाओगे कि आपके पास वाले घर में कौन रहता है, ये तो दूर की बात है, कितने लोग रहते हैं आप ये भी नहीं बता पाओगे। वहाँ शादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 लोग होते हैं, चर्च जाते हैं, शादी कर लेते हैं और शादी तोड़ भी देते हैं। वहाँ डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि और जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ मनपसंद ही हुई है, तभी इतने साल, आज मेरी शादी को 16 साल हो गए, तो मनपसंद जगह ही हुई है और मैं खुश हूँ अपने लाइफ पार्टनर से। ऐसा मुझे बिल्कुल कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे को यहाँ शादी करनी चाहिए थी या यहाँ होनी चाहिए थी। जीवन साथी आपका सरल और सुंदर होना चाहिए, तो उससे आपका जीवन भी सरल और सुंदर बन जाता है। बाहरी सुंदरता, श्रृंगार कुछ पल के लिए है, और शिक्षा और संस्कार वाली सुंदरता हमेशा रहती है। तो खुश हूँ मैं बहुत सुंदर। जब आप अमेरिका जा रहे थे, पहला आपका H1 वीज़ा लगा और आप जा रहे थे, तो परिवार और बच्चों की, फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, प्रतिक्रिया ये है कि ऐसे समय पे कोई भी परिवार इमोशनल होगा, क्योंकि एक तो होता है कि आप कुछ टाइम के लिए जाते हो वापस आ जाते हो, अब वहाँ जाके आप हर 2-4 महीने में तो आ नहीं सकते, लंबे टाइम के लिए जाना होता है। तो घर परिवार वाले इमोशनल थे काफ़ी, क्योंकि हमेशा से, अब कोरोना के बाद से ऐसा रहा कि 5-6 साल वर्क फ्रॉम होम था, मैंने हमेशा घर से ही काम करा। पहले चलो चंडीगढ़ रहते थे, बेंगलोर रहते थे, तो हर 1-2 महीने में घर आ जाते थे, आना जाना हो जाता था। और फिर ये एक बहुत लंबी अवधि हो गई 5-6 साल की कोरोना के बाद से कि कंटिन्यूस मैं घर पे ही रहा हूँ, कभी ऑफिस गया नहीं। तो वो एक ज़्यादा जुड़ा हो जाता है कि सारे लोग साथ में रह रहे हैं, और फिर अचानक से परिवार वालों को पता चलता है कि ये एक इंसान इतने लंबे समय के लिए जा रहा है। तो इमोशनल भी था और उनके लिए एक्साइटमेंट वाला भी था और प्राउड मोमेंट भी था कि कोई हमारी कम्युनिटी में से, समाज में से, घर परिवार से कोई इंसान यूएस जा रहा है पढ़ लिख के, तो कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पायर होंगे। कोई तो मुझे देख के इंस्पायर हो गई बच्चा जो घर परिवार में है, तो खुश भी थे और थोड़े इमोशनल भी थे, तो ऐसा रहा। बहुत सुंदर। पहली बार अमेरिका पहुंचकर आपको क्या महसूस हुआ, उत्साह या अकेलापन? पहली बार मुझे अमेरिका पहुंच के, जैसा आपने कहा, उत्साह और अकेलापन एक साथ महसूस हुआ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे थोड़ा अपनापन कम है, लोग अपने में ही रहते हैं। वहाँ वैसी इंडिविजुअल थिंकिंग है कि मैं हूँ, मेरा लाइफ है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, उस टाइप का। तो काफ़ी खुश भी था मैं कि एक नया कल्चर, नई कंट्री, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए भी नई थी, कि जैसे अब आप पहुँचे वहाँ पे, कहाँ जाके रहना है, घर कैसे देखना है, खाना कहाँ मिलेगा, खाना बनाना कैसे है, जैसा भारतीय व्यंजन है, खाना है वहाँ मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो बहुत सारी नई लर्निंग्स मेरे लिए भी एक बार को ऐसा हो गया कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे एकदम नई है मेरे लिए और ज़ीरो से करनी है मुझे। तो बहुत एक्साइटमेंट भी था। और अकेलापन, देखो जब आप घर से दूर होते हैं, परिवार से दूर होते हैं, तो कुछ पल के लिए लगता है, उससे आप बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते कि नहीं सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को लगता है वहाँ पे अकेलापन। जितने भी मैं यार दोस्तों से मिला, मेरे कलीग वगैरह, तो घर जाने का, इंडिया के बारे में सब बात करते हैं कि वहाँ सब कुछ होके भी कभी कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं है, क्योंकि 24 घंटे आप एक ही घर में अकेले रहते हो, तो कभी ना कभी आपको घर परिवार की फिर याद आती है, तो अकेलापन लगता है। बट ठीक है, वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं, जॉब के लिए, तो मतलब अगर हम यही सोचते रहेंगे कि वापस जाना, तो फिर वहाँ जाने का और वहाँ जाके जो उद्देश्य आपका करने का वो आप नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा, या आप जो भी आउटपुट अपने काम में अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो फिर खुद को मोटिवेट रखते हैं, योगा करते हैं, ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, घर पे बात कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं। आपने नए माहौल और संस्कृति में खुद को कैसे ढाला, फिर किस प्रकार आपने अपना आप को एडजस्ट किया?
शुरू में 2-5 दिन थोड़ी कठिनाई आई, और शुरू में कंपनी का दिया हुआ स्टे होता है तो आपको वहीं रहना होता है, जो भी होटल वगैरह कंपनी देती है। अब उस समय आपके पास एक तो साधन नहीं होता, और जैसे अपने इंडिया में टेम्पो है, टैक्सी है, ऑटो है, कैब है, वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का व्हीकल है, कार कार कार, वो भी सबकी खुद की। अच्छा। हाँ, तो अब सबसे बड़ा तो पॉइंट ये था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे जाएं। तो फिर 1-2 मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं पहले से, साथ के मित्र, तो उन्होंने काफ़ी मदद करी, और मैं जाने से पहले भी उनसे बात करता रहता था कि कुछ ऐसा सामान है कि जो आप यहाँ से लेके जाओ इंडिया, वहाँ नहीं मिलता, जैसे प्रेशर कुकर। अच्छा। सब मिलेगा, यूएस में आपको कुकर नहीं मिलेगा। अच्छा। चकला बेलन मतलब मिलेगा पर बहुत महंगा मिलेगा। अच्छा। तो ऐसे कुछ आइटम होते हैं जो हर भारतीय लेके भी जाता है। तो वो 2-3 मित्र हैं मेरे, शुरू से चंडीगढ़ में भी साथ में नौकरी करते थे मेरे, तो वो मेरे से पहले गए वहाँ पे उसी कंपनी के थ्रू, तो उनकी गाइडेंस थी, उन्होंने हेल्प करी खूब, ये लेके आना, ऐसे लेके आना। वहाँ पहुँचने के बाद में भी, अब जैसे वहाँ जाती आपको वहाँ का नंबर चाहिए। एक तो आप 24 घंटे का सफ़र तय करके जाते हो, फिर आपका ये नंबर वहाँ चलेगा नहीं अगर इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है तो। फिर घर पे आपको सबसे पहले पहुँच के बंदा घर पे ही इतला करता है कि मैं पहुँच गया हूँ। अब आपके पास वो सुविधा नहीं है, तो फिर वहाँ पे सिम लेना। हाँ, मतलब शुरू में 5-10 दिन लगता है, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। जब एक बार आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, तो फिर बंदा एडजस्ट हो जाता है, और कोई ना कोई मिल ही जाता है। क्योंकि कोई नया इंडियन जाता है यूएस में, और जो ऑलरेडी वहाँ पे इंडियन है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब वही भारतीय अगर भारत में होता है तो मदद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, पर वहाँ पे अगर आप किसी और इंडियन से मिलोगे बहुत खुश होगा। आप कुछ पूछोगे कि मुझे ये हेल्प चाहिए, या ये चीज़ कैसे होती है, ऐसे सिस्टम क्या है यहाँ का, तो वो सारा आपको बड़ा एक्साइटेड होकर बताते हैं। मतलब उत्साह होता है कि अपना कोई आया। हाँ, तो वो बता देते हैं। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे भी 2 बंदे रहते हैं, एक हैदराबाद का, एक मुंबई का है। और जो हैदराबाद वाला लड़का है वो 10 साल से वहाँ रह रहा है, तो उसको इन एंड आउट सब पता था, तो उससे मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। और काफ़ी अच्छे बच्चे हैं वो, बहुत रेस्पेक्टफुल भी है, और ट्यूनिंग बैठ गई मेरी उनके साथ, तो चीज़ें ठीक रही। जिस हिसाब से आपने बोला था कि भाई यहाँ अगर हम बात करें तो अपने मतलब एक परिवार और रिश्तेदार हैं, वहाँ जाते हैं तो पूरा परिवार बन जाता है। जो भारत के वहाँ लोग हैं वो एज ए फैमिली के रूप में ट्रीट करते हैं। हाँ, वहाँ पे परिवार ऐसा है कि आपको वहाँ के जो यहाँ के लोग वहाँ गए हैं इंडियंस, वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे मंदिर में। अच्छा, मंदिर में। जैसे कोई अब त्यौहार, अब मैं अकेला, मान लो दिवाली है, अब मैं अपने घर में हूँ, फ्लैट में हूँ, तो मैं अकेला तो क्या दिवाली मनाऊंगा या क्या त्यौहार मनाऊंगा। तो वहाँ पे फिर भारतीय मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत पुराने, बहुत बड़े बड़े, तो फिर सारी कम्युनिटी के लोग वहाँ जाते हैं। कि जैसे हर नॉर्मल डेज भी जा सकते हैं, बट जब कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दिवाली पे मैं वहाँ था, तो खूब अच्छे से मंदिर गए, और फिर आपस में बातचीत होती है कौन कहाँ का है। तो वो वही एक फैमिली है कि इंडियन लोग आपके वहाँ पे मिलते हैं, तो वही आपका परिवार है। तो और काफ़ी मिलनसार और काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं वहाँ पे लोग। जितने भी मेरे से मिले, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई हेल्पिंग नहीं है या अच्छे से बात नहीं करा। तो इंडियन को देख के खुश भी होता है, हेल्प भी कर देता है। और मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मुलाकात होती है, और मैं तो रेगुलर जाता ही रहता हूँ। अच्छा, आप तो पहले से हाँ, भक्ति भाव से जुड़े हुए। हाँ, सेवा भी कर सकते हो आप, गुरुद्वारे भी है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, लंगर में अगर आपको सेवा करनी है तो सेवा करो, मंदिर में भी कर सकते हो आप वॉलंटरी, अगर आपके पास टाइम है। जैसे सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है, तो मैं मंदिर में कोई भी प्रकार की सेवा दे सकता हूँ। तो ये भी है, स्टूडेंट्स वगैरह भी खूब आते हैं वहाँ पे, और फैमिलीज़ भी आती है, बच्चे बूढ़े सब आते हैं मंदिर में। काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है, और काफ़ी सुंदर मंदिर है वहाँ पे। आपको अमेरिका के अंदर रहते हुए कभी इस प्रकार का भेदभाव या आपको कोई बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? भेदभाव कहना तो नहीं चाहिए, बट है वहाँ पे थोड़ा सा। अब ऐसा क्यों है, ये सालों से प्रथा रही है वहाँ पे। इसलिए बताऊँ कि अगर मैं यूँ ही बोल दूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा। है वहाँ पे भेदभाव सब जगह होता है सर, पर नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आप एक इंसान हो, जाति धर्म रिलीजन ये सब हमारे द्वारा हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, है ना। जैसे कि पहले ज़माने में 4 ही होते थे, क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, ब्राह्मण होते थे, बन्नी होते थे। तो वो लोगों की जाति नहीं थी, वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से बनाया था। कि कोई बोला कि भाई मैं लड़ने में बहुत अच्छा हूँ, कि चलो तुम युद्ध में जाओ, वो क्षत्रिय कहलाए। कोई हिसाब किताब में अच्छा था, लड़ना नहीं चाहता था, कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो उन लोगों को बनिया बना दिया कि आप लोग हिसाब किताब करो। कोई बोला कि मैं लड़ूंगा भी नहीं, हिसाब भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ साफ सफाई वाला काम करूँगा, तो वो शूद्र कहलाए। ऐसे तो आपकी जैसी क्वालिटी थी वैसा आपको वो दिया गया टाइटल।
फिर धीरे धीरे फिर इसको जन्म प्रदान कर दिया, जो एक गलत है। हाँ, फिर ये जाति में फिर क्षत्रिय आगे जाके बोले कि हम तो सबसे पावरफुल हैं, हम ऊंचे हैं, वो चीज गलत है। मतलब सबसे पहले आप इंसान हो और उसके बाद ही सब चीजें तो हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई है, तो उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। इतना बंटवारा हो गया कि अब इंसान सोच ही नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है, वो इतना उलझ गया है। कौन सा धर्म है मेरा और मुझे किस धर्म को पालन करूं। उसको चीज से आप बिजनेस समाज से हो और आपके लिए वेजिटेरियन सबसे बड़ी चुनौती, हाँ, किस प्रकार आपने ये मेरे लिए ही नहीं सर, ये वहाँ पे हर एक शाकाहारी आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आप कह रहे थे कि आपको सबसे जाने के बाद सबसे ज्यादा किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये एक उसमें से सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि भारत के अलावा बाहर देशों के अंदर, अधिकतर बाहर देशों में सिर्फ मांसाहार का ही सेवन किया जाता है। और यूएस में तो मतलब मैंने देखा है कि इतना मीट बिकता है जितना भारत के लोग आटा नहीं खाते होंगे एक दिन में। इतना मांसाहार है वहाँ पे, मतलब शाकाहारी समझते ही नहीं है। वहाँ पे आप मैकडी में जाके बोलोगे कि मुझे वेज बर्गर चाहिए, उसमें भी नॉनवेज होगा। अच्छा, हाँ, तो मैं मतलब वहाँ पे कभी भी बाहर खाना नहीं खा पाया। जैसे हम एक ट्रिप पे गए थे 2-3 दोस्तों के साथ, तो वो मांसाहार करते हैं सेवन। मैं तीनों दिन थोड़ा बहुत तो मेरे घर पे जो बनाया हुआ सामान था वो लेके गया साथ में, और सिर्फ ब्रेड खा के निकाला, क्योंकि वहाँ वेजिटेरियन ऑप्शन है ही नहीं, इतना कम है, बहुत कम है। तो मैं तो खुद बनाता हूँ, मेरा खाना जितना भी होता है मिलता वहाँ सब है, आटा दाल चावल सब मिलता है अपना। पर वो ऑफिस के बाद टाइम निकाल कर ये थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है कि 8-10 घंटे आप जॉब करो, और फिर वहाँ पे ठंड भी इतनी जाम में रहता, -20-25 डिग्री तापमान, उस सर्दी के अंदर खाना बनाना, बर्तन धोना, तो ये है चुनौती है। पर साथ में मजा भी आता है कि चलो कुछ नया कर रहे हैं। तो वेजिटेरियन ऑप्शन वहाँ है नहीं। कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स है जहाँ मिलता है, बट आप रोज भी बाहर जाके नहीं खा सकते, वो आपकी जेब पे भी भारी पड़ेगा और शरीर पे भी भारी पड़ेगा बाहर का खाना। तो मैं खुद ही बनाता हूँ दोनों टाइम का खाना। हाँ, मैं प्रॉपर सारा बनाना आता है मेरे को, हर खाना, सब्जी, रोटी, मिठाई सब बनाना आता है। इस अपने आप कुकिंग और ये सफलता की पूरी कहानी, और आपको जब इस पूरे संघर्ष के बीच में जब अमेरिका की पहली सैलरी मिली तो कैसा महसूस हुआ? बहुत सुंदर महसूस हुआ। और सबसे पहले मंदिर गया मैं, और क्योंकि भारत में तो आप रहते हो तो दान पुण्य कर दिया, गायों को चारा खिला दिया, कुत्तों को बिस्किट खिला दिए, या कहीं पुण्य कर दिया। वहाँ पे तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ पे सिर्फ आप दान ही दे सकते हो मंदिर में। तो मैं मंदिर गया, और जो मेरी आस्था थी उसके अनुसार ऊपर वाले के लिए मैंने जितना भी कर सकता था वो मैंने करा। वहाँ पे सिर्फ एक ही जरिया है दान करने का, मंदिर में ही कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर गाय भैंस। वैसे मेरी इच्छा हमेशा ऐसी रहती है कि वैसे पुण्य एक ऐसी चीज है कि आप इस हाथ से कर रहे हो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, और ये मतलब बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। पर आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी रुचि हमेशा से जानवरों में रही है, और अगर मेरा कभी पुण्य करने का मन होता है तो मैं अधिकतर गाय और कुत्तों की तरफ ही भागता हूँ कि उनको चारा खिला दो, उनको खाना खिला दो। मेरे घर में भी डॉग है पाला हुआ, मैंने मेरी गली में भी बाहर मैं इतने टाइम बाद आया, घर वाला तो खुश हुआ, जो वो बाहर वाला घर वाले से ज्यादा रोने लग गए, इतने पैरों में गिर के रो रहे थे। तो जानवर आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, उनको रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं। इंसान थोड़ा स्वार्थी होता है कि जब तक किसी का किसी से मतलब है तब बात करते हैं, अच्छे रहते हैं। पर जानवर ऐसा है कि उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब कुत्ते को आप एक थप्पड़ मारो, थोड़ी देर बाद कुछ करो, फिर पूंछ हिलाने लग जाएगा। तो वो निस्वार्थ प्रेम है उनका, तो थोड़े मुझे पसंद है जानवर। पर आप अमेरिका में अब जैसे जॉब कर रहे हो तो आपका दिल किसके करीब है, अमेरिका या आपके गांव और शहर के? देखो, दिल तो हमेशा जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपने जन्म लिया, जो आपकी मातृभूमि है, जहाँ आपका परिवार है, जहाँ आपके माता पिता है, तो और भी मित्रगण है सारे, दिल हमेशा वही रहता है और वही रहेगा। अब आप बिजनेस समाज से, और आपके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि आप जिस देश में गए हों उस देश के अंदर वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये एक चुनौती थी शुरू में। जब मैं गया मुझे पता चला कि यहाँ पे ज़्यादातर मांसाहार का ही सेवन किया जाता है, जो वहाँ के लोग हैं, लोकल फॉरेनर्स या वाइट पीपल।
फिर धीरे धीरे मैंने 2-4 इंडियन स्टोर देखे कि जहाँ पे हमारा भारतीय खाना कैसे बनाते हैं वो सामान, क्योंकि वहाँ के स्टोर्स में नहीं मिलता जनरली। तो इंडियन स्टोर्स है वहाँ पे, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स, पटेल ब्रदर्स वगैरह। तो वहाँ गया, वहाँ से फिर मैं सामान लाया। जनरली मैं पहले जब चंडीगढ़ रहता था या बेंगलोर रहता था तो अभी अपना खाना मैं खुद ही बनाता था हमेशा से। बाहर मैंने बहुत कम ही खाया और बनाना मुझे सब आता है। तो फिर मैं सामान लेकर आया और वहाँ पे भी अपना खाना मैं खुद ही बनाता हूँ दोनों टाइम खुद से ही। हाँ, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ये है कि आप 8-10 घंटे की जॉब करते हो, उसके बाद फिर आपको खाना बनाना, या आप जैसे ऑफिस वहाँ पे जल्दी शुरू हो जाता है मेरा 8:30, तो बहुत जल्दी उठ के फिर ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता या जो भी बनाना होता है वो आपको बनाना पड़ता है। सैटरडे संडे को हम फिर आराम से बढ़िया, जो मेरे साथ लड़के रहते हैं 2, हम मिल के फिर खाना बनाते हैं पूरा स्पेशल डाइट सब अपना अपना, जिसको जो अच्छा बनाना आता है फिर आराम से खाते हैं 2 दिन, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बना लेते हैं कभी कभार की अगले दिन चल जाएगा, गर्म करके खा लेंगे। पर हाँ, बनाता मैं खुद ही हूँ। वहाँ मतलब वेजिटेरियन बार तो इम्पॉसिबल है। जब मैकडी वगैरह, अपने यहाँ पे वेज बर्गर वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे आप जाके बोलोगे कि वेज बर्गर दो, उसमें भी नॉन वेज होगा। तो मैं जितने दिन वहाँ रहा कभी मैंने बाहर कहीं खाया नहीं खाना। 1-2 जगह चाय ज़रूर पी थी, बट खाना वहाँ पे थोड़ा रिस्की है, बाहर खाएं पता नहीं क्या खिला दे। और मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ तो मैं प्रेफर नहीं करता, रिस्क लेता भी नहीं हूँ, तो मैं अपना खुद ही बनाता हूँ। एक चीज़ से आपने बोली कि जब मौका मिलता है तो खाना बनाते हैं। इंडिया में होता है कि भाई आज हलवा बना लिया, आज खीर बना ली, तो आप लोग ऐसा अमेरिका के अंदर भी बनाए? हाँ, मैंने खीर बनाई, हलवा बनाया, गुलाब जामुन बनाए थे, और नॉर्मल सब्जियां, दाल, पराठे, ये तो मतलब रोज़ हम बनाते ही हैं। जिस दिन छुट्टी होती है फिर उस दिन, जैसा आपने कहा कि एक दिन ऐसे बैठे बात कर रहे थे तो कोई बोला कि हाँ खीर खाने का मन हो रहा है, और खीर वहाँ ऑनलाइन भी नहीं मिलती, कहीं होटल में भी नहीं मिलती, तो मैंने कहा दूध लेके आओ, मैं बनाता हूँ। फिर मैंने बनाई खीर। मतलब एक है कि मारवाड़ी जहाँ जाते हैं वो सेट हो ही जाते हैं। और खाना बनाना खाली औरत का काम नहीं है सर, खाना बनाना एक बेसिक नीड है जो हर किसी को आना चाहिए। मतलब तो कल्चर ऐसा बना दिया कि खाना औरत ही बनाएगी, किचन का काम औरत ही करेगी, ऐसा नहीं। मैं घर पे भी रहता हूँ तो अभी मैं और मेरी वाइफ मिल के ही बनाते हैं खाना। वो रोटी बना रही, मैंने सब्जी बना दी, या मैंने उसकी काटने में हेल्प कर दी, वो बर्तन धो दिए। तो ये बेसिक नीड्स है, वो फीमेल सेंट्रिक नहीं है कि औरत ही करेगी ये काम, ऐसा नहीं है। ये बेसिक नीड है खाना बनाना। नॉर्मल चीज़ें जो होती है वो इंसान मेल फीमेल दोनों को आनी चाहिए। अगर अब मुझे खाना नहीं बनाना आता तो मेरी कितनी परेशानी होती है, आप सोच के देखो। कई दिन मुझे भूखा रहना पड़ता। शुरू में जब मैं गया वहाँ पे, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो चीज़ें ढूंढने में ही मुझे कितना टाइम लग जाता, और कब सीखता कब बनाता। तो अब जैसे बच्चे हैं तो बच्चे भी घर में हमारे सब बना लेते हैं खाना वाना। तो ये शुरू से थोड़ा सा ऐसा सिखाया जाना चाहिए बचपन से ही बच्चों को कि ये काम बेसिक नीड्स है। कपड़े धोना, नहा के खुद तैयार होना, किचन में काम करना, घर की सफाई करना। कई बार मैं झाड़ू पोछे कर देता हूँ घर में। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि औरत ही करेगी झाड़ू पोछे, मेरा भी तो उतना ही घर है। तो ये मतलब कि दोनों का तो घर हम साथ लेके चले। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको भी रेस्ट मिलता है, उनको अच्छा भी लगता है, और आप भी कुछ कर रहे हो, आपकी बॉडी हिल रही है। झाड़ू पोछा करना भी एक एक्सरसाइज ही है। अगर आप कुछ भी फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे तो घर की सफाई करो, उससे ही आपकी शारीरिक व्यायाम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक आनी चाहिए मतलब इंसान को। और मैं खुश हूँ कि मुझे आती थी, तो मैं आराम से अपना खाना बना के खाता हूँ, 2 जनों को और खिलाता भी हूँ जो साथ रहते हैं, वो भी खुश, मैं भी खुश, तो खा लेते हैं, बना लेते हैं। आप अमेरिका गए, अब अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आदमी विदेश में जाता है, ज़्यादा धन आता है, प्रोफेशनल हो जाता है, गाँव को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है। आपके दिल के करीब क्या है, गांव, शहर जहां आपने बचपन देखा, या अमेरिका? हाँ, ये मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि जो जाता है वापस नहीं आता, या बाहर जाते हैं बाहर के ही होके रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें प्रैक्टिकली सोचो तो बहुत सारी मजबूरियां भी होती है। जैसे कोई बाहर जाता है और कोई 15-20 साल बाहर रह लिया, वहीं उसकी फैमिली सेटअप है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ उसने घर खरीद लिया, गाड़ी ले ली, तो उन चीज़ों को फिर वहाँ पे समेट के आना थोड़ा उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। बट मेरा ऐसा बिल्कुल भी सपना या ऐसी कोई मेरी सोच नहीं है। मैं जॉब करने के लिए गया हूँ, जब तक मेरे से हो पाएगी अच्छे से, या जब तक कंपनी को मेरी रिक्वायरमेंट है मैं करूँगा। और जैसा आपने पूछा कि दिल के करीब हमेशा आपकी मातृभूमि होनी चाहिए, और मेरे भी दिल के करीब मेरी मातृभूमि है, जहाँ पे आपका घर है, परिवार है, माता पिता है, फैमिली है, तो वही मेरे दिल के करीब है। और मेरा ऐसा बिल्कुल विचार नहीं है कि मुझे वहीं कहीं होकर रह जाना या वहीं रह जाना। हाँ, नौकरी है, देखो अब घर से बाहर तो मैं चंडीगढ़ रहता था तो अभी घर से दूर ही था, अब यूएस रहता हूँ तो अभी घर से तो मैं दूर ही हूँ। तो जॉब है, और
जैसा आपने पढ़ाई करी आपको पता होता है कि इस फील्ड में आप ऐसी ऐसी जॉब करोगे और हर नौकरी घर से नहीं की जा सकती, तो जॉब कर रहे हैं जब तक ठीक है, और जब लगेगा कि अब हो गया तो वापस आ जाएंगे अपने घर। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, हमने आपका एक इंटरव्यू किया था जिसके अंदर एक कमेंट आया था हाँ कि माँ बाप के लिए तो तुम गए, हाँ। काफ़ी मतलब वो भद्र कमेंट था मेरे विचारों से। हाँ मैंने भी पढ़ा वो, हाँ कि जो जाते हैं माँ बाप अकेले रह जाते हैं और माँ बाप को कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ था। हाँ बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा था। हाँ तो उस पर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं 2019 में भी जा सकता था, मेरे पास मौका था, तो भी मैंने वो मौका बिल्कुल ठुकराया अपने माता पिता के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं गया। मैंने यही रीज़न बताया उस कंपनी में कि मैं नहीं जा पाऊँगा। और अभी भी मैं गया हूँ तो अभी मैं माता पिता से पूछ के, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित करा है कि आप जाओ। पिछली बार भी नहीं जा पाए और ये मौके बार बार नहीं मिलते जीवन में, आप ग्रो करोगे, नया सीखोगे, और ऊपर वाले की दया से अभी मेरे पिताजी ठीक है बिल्कुल। और ऐसे फैमिली में, इतनी बड़ी मेरी फैमिली है कि जैसा उस कमेंट में लिखा गया था कि पड़ोसी हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो ये नौबत नहीं आएगी। मेरे पिताजी और खुद 7 भाई है, हम 2 भाई हैं, और मेरे हर चाचा ताऊ के 2-2 3-3 बच्चे हैं, तो हम भाई 50 भाई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही लेके जाऊँ, ऐसा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो भाई बंधु इतने हैं, परिवार इतना बड़ा है, तो लेके चले जाएंगे। और ये नौबत नहीं आएगी कि पड़ोसी हॉस्पिटल ले जाएंगे और अब वापस नहीं आते। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। अब जॉब है, देखो जॉब करनी पड़ती है। अब उस कमेंट जो जिन्होंने भी श्रीमान ने किया था, उन्होंने भी यही लिखा है कि मेरे बच्चे भी हैदराबाद रहते हैं, तो बच्चे तो उनके भी घर से दूर ही है ना। अगर बीमार पड़ गए तो 2 मिनट में तो हैदराबाद से भी नहीं आ सकते ना, तो वो थोड़ा सोच समझ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ऐसी फीलिंग हो रही हो जिसका परिणाम हो सकता है, वो उनकी मानसिकता है। मैंने उनको जवाब भी दिया कि ऐसा नहीं है, और बहुत बड़ा परिवार है, तो पड़ोसियों की नौबत नहीं आएगी। और पड़ोसी भी एक तरह से परिवार ही होता है। सबसे नज़दीक आपके पड़ोसी कई हो सकता है कि मैं दूर हूँ और पड़ोसी है घर पे, तो अगर पड़ोसी आपकी मदद कर रहा है तो वो तो कितनी अच्छी बात है कि आपने इतने अच्छे संबंध और व्यवहार बना रखा है। वरना कौन किसकी मदद करता है आज के ज़माने में? कोई भी नहीं करता। कोई पड़ोसी मदद कर रहा है, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो, कि आपके पड़ोसी भी आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। कोई मदद करने के लिए आगे आ रहा है। आज के ज़माने में मदद करता कौन है? कोई किसी की नहीं करता। सही। पैसा और मानसिक शांति में आप सबसे ज़्यादा अध्यात्म से भी जुड़े हुए और पैसे भी ठीक ठाक अमेरिका में रह रहे हो तो कमा रहे हो, सबसे ज़्यादा शांति पैसा देता है या अध्यात्म का जुड़ाव? सबसे ज़्यादा शांति सर मैं बोलूँगा सुकून मन के अंदर जो होता है ना, वो देता है आपको। अगर आपके पास पैसा है और आप रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हो, तो मेरे लिए वो पैसा कचरा है। और आपकी जेब खाली है और आप मज़े से सो रहे हो, 8 घंटे की नींद ले रहे हो सुकून से, बिना कोई टेंशन के, हाँ। तो आप अंदर से बहुत ही क्लीन और सुखी हो। तो पैसा, देखो पैसा सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा बिल्कुल चाहिए ही नहीं, है ना। आपको एक दूसरे से बात करने के लिए भी फ़ोन में रिचार्ज करना पड़ता है, वहाँ पे भी पैसा लग रहा है। डेली की जो लाइफ है, जीवन यापन करने के लिए, उसमें भी पैसा चाहिए, सामान के लिए चाहिए, बच्चे हैं तो स्कूल की फ़ीस के लिए चाहिए, हर जगह चाहिए आपको पैसा। इतना पर्याप्त होना चाहिए कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, और उस पैसों को हासिल करने के लिए आपको कुछ गलत कार्य ना करना पड़े, जो चोरी डकैती जो भी आजकल समाज में चल रहा है। कि आप इतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत से कमाओ, और इवेंचुअली पैसा आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। बाकी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खाना और पानी चाहिए, बस। तो वो खाना पानी आपको ऊपर वाला, वो एक कहावत है ना अपने की, चौंच दिए तो चुग्गा भी देगा। हाँ। तो वो ऊपर वाला सब व्यवस्था कर देता है। अब हम तो चलो इंसान है, बाहर जो जानवर है वो भी तो अपना जीवन जीते ही हैं। वो कौन सा जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर वो भी अपना जीवन जीते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि बगीचा होता है घर का, उस बगीचे को मेंटेन करने के लिए आपको रोज़ कहीं से थोड़े पेड़ काटने पड़ेंगे, उसमें पत्ते गिरे हैं साफ़ करने पड़े, मतलब मेरे कहने का मतलब है उस बगीचे को आपको मेंटेन करना पड़ता है, तब वो बगीचा दिखेगा। नहीं तो अगर 5 दिन आप उस पर ध्यान मत दो तो यूँ लगेगा कि अरे क्या कूड़ा करकट हो गया। जंगल होता है, जंगल को कोई मेंटेन नहीं करता है। पर कभी आप जैसे जाते रहते हो घूमने, और पहले आप सर्विस में थे तो जंगल देखे हो, जंगल कितने वेल मेंटेन्ड होते हैं, उसको कोई आदमी मेंटेन नहीं करता है। फॉरेस्ट अपने आप को ही मेंटेन करता है। प्रकृति
सबको सब जगह मेंटेन कर देती है। जैसे छोटा बगीचा हमने हमारी इच्छा के लिए बनाया तो उसको मेंटेन करना, हम अपने अकॉर्डिंग है ना? मेंटेन करते। जंगल को कोई मेंटेन नहीं करता कभी भी, उसमें कोई झाड़ू पोछा नहीं होता, कोई सफाई नहीं होती, कोई कटाई नहीं होती। तो जंगल कितने वेल वो मेंटेन बहुत सुंदर सुंदर भी लगता है। उनको कौन कर रहा है? तो नेचर के पास सब चीज़ों को मेंटेन करने का तरीका है। तो गलत कार्य ना किए जाए बस पैसों के लालच में या पैसों के बारे में सोच के। पैसा, मैं कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी है पैसा जीवन यापन करने के लिए, पर मेहनत से भी कमाया जा सकता है। अगर आप स्वस्थ हो, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो आप इतना कहीं ना कहीं ज़रूर काम करके कमा लोगे कि आप भूखे नहीं सोओगे। और इवेंचुअली आपको जिंदा रहने के लिए खाना ही चाहिए, बाकी इच्छाएँ तो कभी पूरी नहीं होती। आपसे बेटर आप, जैसे कि कोई साइकिल लेके आया, आप पैदल हो, आप सोचो कि मैं साइकिल ले लूँ। साइकिल लाओगे तो कोई बाइक वाला दिख जाएगा, बाइक लाओगे कार वाला दिख जाएगा, कार लाओगे और बड़ा दिख जाएगा ना। कहीं ना कहीं आपसे बड़ा और बेहतर आपको हमेशा मिलेगा लाइफ में। अगर आप इस दौड़ में भागोगे कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, आप खुद से कंपटीशन रखो कि मैं रोज बेहतर क्या कर सकते हैं, बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ। और आपको एक ही दिन के अंदर बेहतर नहीं होना, आप जो आज हो उसमें 1% का इम्प्रूवमेंट करो। तो आप 365 दिन अगर 1% इम्प्रूवमेंट करोगे तो 365% आप इम्प्रूव हो जाओगे। एज ए गुड ह्यूमन बीइंग हर किसी को यही करना चाहिए कि हम कल से बेहतर कैसे बने। कल हमसे कोई गलती हो गई तो उसको हम कैसे सुधारें, कल हमने किसी को गलत कह दिया हमारी वाणी से तो कैसे क्षमा मांगे, आगे से वो कैसे चीज़ को हम इग्नोर करें और उस तरीके से। तो आपके सवाल का जवाब, हमेशा शांति पैसों से नहीं आती है, पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है। शांति जब घर परिवार, आपके आजू बाजू सोसाइटी में सब जगह सुकून होता है, तब आपको शांति मिलती है। बहुत सुंदर। अगर कोई कहे आपको विदेश में जाके आप तो बदल गए, तो आपका क्या जवाब होगा? अब वैसे अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उनके लिए कोई जवाब वैसे मेरा होगा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन मैं अपने हिसाब से जीता हूँ और मुझे पता है कि मैं सही जी रहा हूँ और किसी को कष्ट नहीं पहुँचा रहा हूँ। और मेरे को किसी को भी वैलिडेशन देने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई मेरे से पूछे कि प्रूव करो तो मैं क्यों करूँ? मतलब लॉजिकली सोचा जाए तो किसी को भी मुझे वैलिडेशन किसको देनी है? अगर मेरी फैमिली पूछे कोई क्वेश्चन या घर परिवार वाले पूछे तो मैं आंसरेबल हूँ कि हाँ ये पूछ रहे हैं क्योंकि ये मेरे अपने। अब कोई भी बाहर से आके बोलेगा कि आप ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो मेरा मानना उस समय मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। जितना आदमी जवाब देता है उतना ही बढ़ते जाते हैं और उलझते चला जाता है। सबसे बड़ा हथियार मौन है। हाँ। अगर आप मौन रहोगे तो बहुत सारे जवाब आपका मौन दे देगा लोगों को, और शायद गलत आपसे पूछेंगे भी नहीं सेकंड टाइम, क्योंकि उनको भी समझ आ जाएगी कि हमको कुछ उत्तर मिलने वाला है नहीं। एक दोगे तो फिर वो एक और पूछेंगे। तो ऐसा है। क्या गांव के युवाओं को विदेश जाना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे तैयारी करें? बिल्कुल जाना चाहिए। और सबसे पहले तो मेरी सब युवाओं से, गांव के शहर के, सबसे ये गुजारिश रहेगी कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर एक घर के अंदर एक बंदा शिक्षित है तो वो 10 परिवारों का भला कर सकता है और 10 परिवारों को प्रेरित कर सकता है बच्चों को। सबसे पहले युवाओं से ये गुजारिश रहेगी कि उनको खूब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। और कोई लंबा टाइम नहीं, 10-12 साल ही पढ़ना होता है देखा जाए तो। उसके बाद तो फिर आप का जीवन जिस दिशा में आप लेके जाना चाहोगे वहाँ लेके जा सकते हो। वो 10-12 साल की जो शिक्षा का समय होता है, उस समय पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाने का सपना देख के ही पढ़ना चाहिए। आप भारत में रह के भी बहुत अच्छे कार्य कर सकते हो, बहुत अच्छे पदों पे जा सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर आप क्यों गए? तो मेरी फील्ड ऐसी थी और मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि हमको वहाँ पे बंदे की ज़रूरत है जो काम मैं करता हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो अब आप जिस कंपनी से जुड़े हो और उनके साथ में भी एक संबंध बन जाता है, आपके रिलेशन बन जाते हैं, तो अब आप हर बार मना नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं चला गया और मेरा वहाँ परमानेंट बसने का ऐसा कोई विचार नहीं है कि हाँ जब तक मेरा है चल रहा है जॉब तो ठीक है। और इवेंचुअली कुछ सालों के बाद, अब ये भी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी पर नौकरी करते रहेंगे, कुछ और भी सपने होते हैं कि नौकरी के अलावा भी बंदा करना चाहता है पर नौकरी करते हुए कर नहीं पाता है टाइम की वजह से। तो उन पे ध्यान देंगे। युवाओं को पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, खूब अच्छे से रहना चाहिए, सबसे मीठा बोलना चाहिए और पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनकी शिक्षा अच्छे से पूरी हो जाएगी तो कहाँ जाना है वो रास्ता ब्रह्मांड अपने आप खोल देता है।
ऐसा। मतलब हिम्मत मदद खुदा वाले। हाँ हाँ, जैसे अब मान लो कि अपन कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो गाड़ी में बैठ के गाड़ी चालू करेंगे तब कहीं पहुंचेंगे। अब सिर्फ बंद गाड़ी में बैठे हैं तो कहीं नहीं जाओगे। तो वो वाली बात है कि एक बार आप पढ़ो, जितनी आपका शिक्षा का समय है उस पर सिर्फ आप ध्यान दो, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करो, और जाना कहाँ है फिर वो गाड़ी अपने आप चालू होकर पहुंच जाएगी। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख, कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी कठिनाई आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, और समय बदलता है। जैसे एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। महाभारत के टाइम कृष्ण ने पूछा कि एक ऐसी बात बताओ कि जिसको सुख में सुने। जैसे अभी आप बहुत सुखी और मैं आपको सुनाऊँ तो आपको बहुत दुख हो, और सेम बात दुख में सुने तो बहुत बहुत खुशी हो। तो उन्होंने बोला कि ये वक्त गुजर जाएगा। अगर अब आप बहुत खुश हो और कोई आपको ये बोले कि ये वक्त गुजर जाएगा तो आप थोड़े दुखी हो जाओगे, कह रहे यार मेरा अच्छा टाइम चला गया। और आप बहुत दुखी हो और कोई बोले कि ये वक्त गुजर जाएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, चलो ये भी निकल जाएगा, कठिन वक्त ही निकल जाएगा। हाँ, तो वक्त की घड़ी घूमती रहती है, जीवन में कभी हार नहीं माननी। और ये मैंने मेरे एक्सीडेंट से ही सीखा। ये सोच मेरी वहाँ से पनपी कि हार नहीं मानने वाली। आप सोचो कि अगर उस दिन उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप जीवन में चल नहीं पाओगे, अगर मैं उसकी वो बात मान लेता तो आज मैं आपके पास में नहीं बैठा होता, किसी बेड पे लेटा होता और घर वाले परेशान हो रहे होते। तो वो बात मैंने उसकी नहीं मानी। जैसे ही वो बोला मैंने यही सोचा कि इसको मुझे गलत प्रूव करना है। तो मैं खड़ा भी हुआ, चला भी, चलो हॉकी स्टिक लेके चले, थोड़े दिन लंगड़ा के चले, जैसे भी चले। पर अब मैं इतना पैदल चला हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी दोनों टांगे ठीक है, वो भी नहीं चलेंगे। अब मेरी ठीक है, आई एम फिट एंड फाइन, वो मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने खुद को ही चैलेंज करा बेसिकली। जैसा मैं बता रहा था कि मेरी किसी से कोई कंपटीशन, किसी से होड़ नहीं है, मेरा खुद से ही चैलेंज था कि मुझे चलना है, तो मैं चला। तो बहुत सुंदर। आप अमेरिका में हैं अभी और एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं जी। जॉब के बाद जब आपको लगे कि बस ये बहुत हो गया और अब वापस चलते हैं अपने गांव, अपने शहर, तो वापस जो है क्या करना आप पसंद करेंगे कि बहुत कर लिया? बहुत, हाँ, देखो जॉब के बाद जैसा मैं बता रहा था शुरू में भी मैंने बताया कि मुझे जानवर बहुत प्रिय है। और अगर मेरे सामने एक इंसान और एक जानवर हो चुनने का बोले तो मैं पहले जानवर चुनूंगा। इतना प्रेम है मुझे जानवरों से। और जैसा आपने पूछा कि जॉब के बाद जब ऐसा लगेगा कि अब पर्याप्त कर लिया है और सब चीज़ें ठीक है, जीवन में सब स्मूथ चल रहा है, तो मेरा एम कह लो, मेरा सपना कह लो, या मेरी इच्छा कह लो, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मुझे एक गौशाला बनानी है। अच्छा। हाँ, अमेरिका में रह के आके वापस इंडिया में? हाँ, नहीं, इधर ही अपने देश में ही, जहाँ पे भी। हाँ, मतलब अमेरिका में जॉब फिनिश करने के बाद हाँ, इंडिया में। मेरा सपना है कि फिर उसमें ऐसा होगा कि मेरी आध्यात्मिक जो सफ़र जर्नी है वो भी मैं आराम से कर पाऊँगा, और गायों की सेवा करेंगे। और खाली गौशाला में ऐसा नहीं कि गाय होगी, आप दूसरे जानवर भी ला सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि भारत में गाय को बचाने का और उसको टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हाल मैंने बाहर देखे, अब मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता। अब बाकी एक छोटा सा सत्य बताता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में बीफ सप्लाई करता है, जहाँ पे गाय को माता माना गया है, उसी माँ को काट के और बाहर भेजा जा रहा है, और लोग बड़े चाव से खाते भी हैं। तो ये बहुत बहुत दुखदाई है और बहुत ही निंदनीय है ऐसा। यानी कि ये कड़वा सत्य है, एक तरफ तो माँ मानने का हाँ, जो है मैसेज, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। मतलब इतने बूचड़ खाने अभी भारत में चल रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। कुछ गौ रक्षक दल है, कुछ गौ प्रेमी है, करते हैं, पर वो इतना काफ़ी नहीं है। वो इतने बड़े लेवल पे है कि वहाँ पे 2-4 लोग नहीं कर सकते। जैसे अपने ये अभी थोड़े दिन पहले आंदोलन चला था पेड़ बचाओ वाला, तो उस पर भी मेरा विचार ये था कि ये धरने और ये सब भाग दौड़ की बजाय इतना टाइम पेड़ लगाने में लगाओ। मैं होता तो मैं अपना समय वहाँ चीखने चिल्लाने में व्यर्थ नहीं करता, मैं उतने दिन पेड़ लगाता। अगर 10 काट रहे हैं तो मैं 15 लगा दूंगा, 20 काट रहे हैं मैं 25 लगा दूंगा, तो कम से कम थोड़ा तो संतुलन बना रहेगा ना। तो वही वाला गौशाला को लेकर मेरा विचार है कि मुझे गायों को बचाना है। मतलब जो मंचों पे भाषण से और इन इंसानों से ये सारी चीज़ें, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे वन्य जीव हो, नहीं बचाया जा सकता। आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। अगर आपको पेड़ बचाने हैं तो जो लगे हुए हैं उनकी सेवा करो,
करो, नए लगाओ। अब मंच पे बोलने से पेड़ कैसे बचेंगे, मतलब प्रैक्टिकली आप सोच के देखो। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं, हमारा एक इंजीनियर्स का ग्रुप है, उसमें भी मैं ये बोला कि उसमें 800-900 लोग हैं। मैंने कहा हर आदमी अपनी गली में ही 2-2 पेड़ लगा देगा तो 1800 पेड़ हो जाएंगे साल भर बाद। जैसे मैं जब इधर रहने आया था तो ये बंजर थी पूरी गली, एक भी पेड़ नहीं था। इस गली में जितनी भी ग्रीनरी दिख रही है सब मेरे लगाई हुई है, हर घर के बाहर पौधा मैंने लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर के बाहर ही लगाऊंगा, पेड़ है वो सब जगह छाया देगा, सब जगह ऑक्सीजन देगा, कहीं पे भी लगा दो यार। आप अपने बच्चों को भी प्रेरित करो। गली मोहल्ले में जो मेरे गली मोहल्ले में लोग रहते हैं वो इतना ध्यान रखते हैं, मैं नहीं था तो देखो कोई भी पेड़ नहीं जला, सब हरे भरे हैं। क्योंकि एक शुरुआत खुद से ही होती है। मैंने करी तो पास वाले को भी लगा कि यार इसको भी लगाना चाहिए, पास वालों को भी लगा, ऐसे करते करते बढ़ गए। तो वही वाला विचार मेरा गायों की रक्षा करने को लेके है कि गौशाला तो एक जरिया है कि आपको एक जगह चाहिए, यानी कि आप एक ऐसा जगह तैयार करोगे जहाँ पे आप प्राणियों की सेवा करूँगा। हाँ, खाली गायों की नहीं, मतलब उसका नाम गौशाला है ताकि लोग जाने या समझने में आसानी हो। वहाँ पे कुत्ते भी रह सकते हैं, घोड़े भी रह सकते हैं, गधे भी रह सकते हैं, जो भी मतलब मुश्किल परिस्थितियों में जीने वाले प्राणी, और उनकी सेवा की जानी चाहिए। और गाय की तो विशेष करके करनी चाहिए, जिसको माता कहा गया है अपने देश में। तो और उनकी अभी स्थिति दयनीय है। कई जगह मैंने और भी गौशालाओं में विजिट भी करा और ऐसे भी देखते हैं। वो नॉन प्रॉफिट, ऐसी मेरी इच्छा है कि बस मैं रह के उनकी सेवा करूं। मुझे रिटर्न में, जैसा मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कि जो अपनी गाय की सेवा नहीं कर पा रहा है, या जैसे हमारा पशु है, हाईवे पे कितनी गाय नंदी मरते हैं, तो उनकी सेवा करनी है। तो उससे जीवन सरल भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा, और जानवरों की सेवा भी हो जाएगी। हाँ, एक शब्द में, आप अमेरिका में हैं और 29 नियम आपने जिस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू बताया, तो क्या कहना चाहोगे? बिश्नोई धर्म, आप बिश्नोई समाज से हों जी, आप उस समाज से भी जुड़े हो जो प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहा है। आप ऐसे देश में भी गए हो जो अध्यात्म को मानने पे बहुत कम एग्री हैं। बिल्कुल। आप बिश्नोई समाज के 29 नियम, 120 शब्दों और अमेरिका की जर्नी के अंदर, आप अगर इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो लगा कि मुझे इन नियमों ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। हाँ, नियमों के बारे में जैसे जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो वो बहुत सरल लगते हैं, है ना, जितनी भी एक लाइन के ही हैं सारे। बट फिर एक फ्रेंच वॉगल करके, फ्रांस का एक बंदा, हाँ, तो उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बिश्नोई कम्युनिटी पे, और लग्जमबर्ग एयरपोर्ट पे काफ़ी बड़े बैनर वगैरह लगे हैं बिश्नोई कम्युनिटी। तो एक मेरे पास PDF आई, उसके अंदर उन्हीं 29 नियमों को बहुत अच्छे से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करा हुआ था। कि जैसे कि ईंधन पानी छान के पीना चाहिए, ईंधन जब लेते हो तो उसको थोड़ा दम डोर के लेना चाहिए। उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या थे? जब मैंने साइंटिफिक रीज़न पढ़े ना, तो मुझे लगा कि यार ये खाली नियम नहीं, ये तो अपने आप में साइंस है पूरी। किसी इंसान ने इतने सालों पहले बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा। जैसा आप ये ब्लू वस्त्र मत पहनो, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि ओजोन लेयर में जैसे छेद हो गया, और जो पर्पल कलर होता है वो सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, रिजोल्व करता है। हाँ, और वो बॉडी में कैंसर क्रिएट करता है, तो इसलिए मना किया गया। सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहनने को कहा गया कि जो वाइट कलर होता है वो हीट सबसे कम एब्जॉर्ब करता है। आने वाले समय में जैसे अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, पिछले साल 45 था, 46, अब जब दुबई की तरह यहाँ पे भी पक्का 55-60 पहुँच जाएगा अगले 5 सालों में, ये स्थिति रही तो वाइट कलर ऐसा है कि जो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर, आपने देखा होगा कि वाइट कलर, कई लोग पूछते भी हैं कि सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं। तो सफ़ेद कपड़े पहनने का ये रीज़न है कि गांव में बहुत गर्मी होती है और वाइट कलर सबसे कम अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसे करते करते सारों का ही मैंने पढ़ा, तो मैं बहुत फैसिनेट हुआ। मैंने कहा ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, और ये ऐसा नहीं है कि खाली बिश्नोई कम्युनिटी के लोग माने, कोई भी आदमी उनको फॉलो करेगा तो उसके जीवन में निखार ही आएगा, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है और इतना भी कुछ कठिन नहीं है कि फॉलो नहीं कर सकते। बहुत साधारण से नियम है, अगर वो इंसान करेगा तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो मैं बाहर भी गया तो लोग पूछते हैं मेरे को, डिस्कस करते हो कभी? हाँ बिल्कुल, कि बिश्नोई, आपकी जाति की कम्युनिटी का नाम बिश्नोई कैसे पड़ा? तो फिर मैं उनको ये 29 नियम के बारे में बताता हूँ कि 20 + 9 बिश्नोई, ऐसे करके कम्युनिटी का नाम बिश्नोई पड़ा। डिस्कशन होता है बहुत। माता अमृता देवी वाला जो हादसा या किस्सा है, वो पेड़ों के लिए जो
जो अपनी जान दी थी 363 लोगों ने, बहुत फेमस है, किताबों में भी आने लगा। अमेरिका में लोग इन चीज़ों का जिक्र करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये बहुत ही ग्लोबल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि खाली भारत या बिश्नोई समाज या राजस्थान तक सीमित है। ये बहुत अपने आप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आने वाले टाइम में लिखा ये इतिहास ही है, बट बहुत फेमस है ये, सब लोगों को पता है। और जहाँ पे भी जाते हैं, कहीं हम मिलते हैं, तो मतलब कुछ लोग इसी के कारण पहचानते हैं कि अच्छा तुम वही लोग हो क्या जो पेड़ों के लिए कट गए थे। तो उनको बहुत, मतलब हमारे लिए भारत में ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत लोगों को इतना नहीं लगता होगा। बाकी कोई बाहर जब मैंने डिस्कस करा या लोगों ने जाना कि अच्छा ये वो कम्युनिटी है, वो एकदम स्तब्ध रह गए कि पेड़ के लिए मतलब जिंदा आदमी कैसे कट सकता है। आप सोच के देखोगे, अगर आपके नॉर्मल ब्लेड भी हाथ पे लगा दे या नाखून काटते वक्त नेल कटर से थोड़ा ज़्यादा नाखून कट जाए तो भी इतना दर्द होता है। तो मैंने कहा ये तुम सोच के देखो कि वो क्या महान लोग होंगे जो पेड़ों के लिए ऐसे जिंदा कट गए, लपेट के पेड़ों को हग कर करके। तो वो बड़े खुश होते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मतलब इंडिया से अमेरिका और अपना पूरा जो जर्नी है आपने जिया, एक ऐसे देश के अंदर जिसके अंदर वेज ढूंढना मुश्किल होता है, उसके अंदर आप पूरा जीवन जी रहे हो। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, नशा पता कर रहे हैं, नशा पते का व्यापार कर रहे हैं या इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? छोटा सा मेरा संदेश अपने समाज के लिए भी और सबके लिए ये है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि नशे से दूर रहो। नशा आपका शरीर भी खराब करेगा, आपका जीवन भी खराब करेगा, कहीं ना कहीं आपका परिवार भी खराब करेगा, आपके बच्चों पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। और आज का युवा बहुत ज़्यादा नशे की तरफ भाग रहा है या प्रेरित हो गया है, या क्यों कर रहे हैं, कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट हर किसी से यही मेरी विनती रहेगी कि नशा छोड़ो, नशे से दूर रहो, और जो भी नशा कर रहा है उसको भी प्रेरित करो कि भाई तू मत कर। और जब आप नशा छोड़ दोगे तो आपके शरीर के अंदर आपको एक अलग एनर्जी फील होगी, क्योंकि जब तक आदमी नशे में रहता है ना सर, तो वो अपना 100% IQ और दिमाग यूज़ नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण पर एक शराबी है, वो बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ, अब उस समय वो क्या बोल रहा है, क्या हरकत कर रहा है, नेक्स्ट डे आप उससे जाके पूछोगे, वो कह देगा अरे यार मुझे तो याद ही नहीं, मैंने पी रखी थी। तो जब आपको यही ज्ञात नहीं है कि आप इंसान और कल आप किससे क्या बोल के आए, तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। तो नशे से दूर रहो, नशा त्यागो, नशे से बिल्कुल हज़ारों कोस दूर रहो, और अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु मनुष्य को हानि मत पहुंचाओ। अच्छे कर्म करो, ऊपर वाले को याद करो, खूब परमानंद जी कहते हैं जैसे खूब नाम जप करो और भक्ति में लीन रहो बस, और अपने कार्य करते जाओ, जीवन में आगे बढ़ो। यही संदेश दे सकते हैं। और तो मैं क्या संदेश दूँ, इतना बड़ा हूँ नहीं मैं कि लोगों को संदेश दे पाऊँ। जो मैंने जीवन में देखा, सीखा है, या अपने आजू बाजू जो अनुभव करा है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी विनती यही है कि नशे से दूर रहो बस। बहुत सुंदर। तो आपने बहुत सुंदर कीमती टाइम दिया। और दोस्तों, ये थे सूरज जी बिश्नोई, और जोधपुर के पास ही इनका गांव है और जोधपुर में ये रहते हैं। लेकिन इन्होंने अपने जीवन के अंदर किस प्रकार शिक्षा, संघर्ष, कठिनाइयाँ, विकट परिस्थिति सबका सामना करके एक अमेरिका तक का जो सफ़र तय किया था, वो चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया।